तो दोस्तों फाइनली इट्स चैप्टर 3 यानी इस पर बेस सीरीज हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इट्स कर ये जो फ्रेंचाइजी हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है, इसमें हमें एक और नई सीरीज हमें देखने को मिली है जिसका टाइटल है एक तरह से इट्स वेलकम टू डायरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन सीरीज है जो कि एक तरह से अब हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस 26 अक्टूबर से ये हमें देखने को मिल जाएगी और ये HBO की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। इट वेलकम टू डेरी एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर टेलीविजन सीरीज है जो स्टीफन किंग के 1986 के उपन्यास इट पर आधारित है। इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019 फिल्मों के प्रीक्वल के रूप में इस श्रृंखला का विकास एंडी मुशिएती, बारबरा मुशिएती और जेसन फुट्स ने किया था, जो सभी इट फिल्मों में शामिल थे। इस श्रृंखला में टेलर पैगे, जोवन एडेपो, क्रिस चाक, जेम्स रेमर, स्टीफन राइडर, क्लारा स्टैक, अमांडा क्रिस्टीन और मिक्कल करीम फिडलर जैसे कलाकार हैं, और बिल स्कारसगार्ड, जो कार्यकारी निर्माता भी है, फिल्मों में पेनीवाइज की अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। एंडी और बारबरा मुशिएती फुट्स के साथ मिलकर मार्च 2022 तक एक इट टेलीविजन सीरीज विकसित कर रहे थे। नवंबर के अंत में प्रोडक्शन कमिटमेंट मिलने के बाद फुट्स और ब्रैड केन को शोरनर के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2023 में इस सीरीज को हरी झंडी मिल गई, जिसमें एंडी मुशिएती पायलट एपिसोड सहित कई एपिसोड का निर्देशन करेंगे और फुट्स एक लेखक होंगे। कास्टिंग अप्रैल में बाद में शुरू हुई, जिसमें स्कारसगार्ड को मई 2024 में कास्ट किया गया और जुलाई 2025 में समाप्त हुई। सीरीज का फिल्मांकन मई 2023 में शुरू हुआ, लेकिन 2023 के सैगाफ्ट्रा हड़ताल के कारण जुलाई में इसे रोक दिया गया। फिल्मांकन अगस्त 2024 में समाप्त हुआ। इट वेलकम टू डेरी का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2025 को HBO पर होगा। आधार 1962 में एक दंपत्ति अपने बेटे के साथ डेरी, मेन में बस जाते हैं, ठीक उसी समय जब एक छोटा लड़का गायब हो जाता है। उनके आगमन के साथ ही शहर में बहुत बुरी घटनाएं घटने लगती है। 2 कलाकार और पात्र मुख्य टेलर पैगे चार्लोट हेनलॉन के रूप में, 3 जोवन एडेपो लेरॉय हेनलॉन के रूप में, 3 जनरल शॉ के रूप में जेम्स रेमर, 4 स्टीफन राइडर हैंक ग्रोगन, 5 मटिल्डा लॉलर मार्ज के रूप में अमांडा क्रिस्टीन रोनी ग्रोगन के रूप में क्लारा स्टैक लिली बेनेब्रिज के रूप में ब्लेक कैमरून जेम्स विल हेनलॉन के रूप में, 4 एरियन एस कार्टाया रिच के रूप में माइल्स एकहार्ट, मैटी क्लेमेंट्स के रूप में मिक्कल करीम फिडलर, टेडी उरिस के रूप में जैक मोलॉय लेगॉल्ड, फिल माल्किन के रूप में मटिल्डा लेगॉल्ड, सूसी माल्किन के रूप में क्रिस चाक, डिक हॉलोरन के रूप में, 3 मेडेलिन स्टोवबिल स्कारसगार्ड पेनीवाइज के रूप में, पुनरावर्ती रूडी मैनकुसो कैप्टन पॉली रूसो के रूप में, 4 डीन यूल एलेक्सेंड्रा फुट्स किम्बरली नॉरिस ग्यूरेरो रोज के रूप में, 6 टाइनर रशिंगडोरियन, ग्रे थॉमस, मिशेल बी जे एरिसन पीटर, आउटर ब्रिजशेन, मैरियट चार्ड, रूक जोशुआ, ओर्जिक मॉर्निंग स्टार एंजेलिन। इट वेलकम टू डेरी एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर टेलीविजन सीरीज है जो स्टीफन किंग के 1986 के उपन्यास इट पर आधारित है। इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019 फिल्मों के प्रीक्वल के रूप में इस श्रृंखला का विकास एंडी मुशिएती, बारबरा मुशिएती और जेसन फुट्स ने किया था, जो सभी इट फिल्मों में शामिल थे। इस श्रृंखला में टेलर पैगे, जोवन एडेपो, क्रिस चाक, जेम्स रेमर, स्टीफन राइडर, क्लारा स्टैक, अमांडा क्रिस्टीन और मिक्कल करीम फिडलर जैसे कलाकार हैं, और बिल स्कारसगार्ड, जो कार्यकारी निर्माता भी है, फिल्मों में पेनीवाइज की अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। एंडी और बारबरा मुशिएती फुट्स के साथ मिलकर मार्च 2022 तक एक इट टेलीविजन सीरीज विकसित कर रहे थे। नवंबर के अंत में प्रोडक्शन कमिटमेंट मिलने के बाद फुट्स और ब्रैड केन को शोरनर के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2023 में इस सीरीज को हरी झंडी मिल गई, जिसमें एंडी मुशिएती पायलट एपिसोड सहित कई एपिसोड का निर्देशन करेंगे और फुट्स एक लेखक होंगे। कास्टिंग अप्रैल में बाद में शुरू हुई, जिसमें स्कारसगार्ड को
मई 2024 में कास्ट किया गया और जुलाई 2025 में समाप्त हुई। सीरीज का फिल्मांकन मई 2023 में शुरू हुआ, लेकिन 2023 के SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में इसे रोक दिया गया। फिल्मांकन अगस्त 2024 में समाप्त हुआ। इट वेलकम टू डेरी का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2025 को HBO पर होगा। आधार 1962 में एक दंपत्ति अपने बेटे के साथ डेरी, मेन में बस जाते हैं, ठीक उसी समय जब एक छोटा लड़का गायब हो जाता है। उनके आगमन के साथ ही शहर में बहुत बुरी घटनाएं घटने लगती है। 2 कलाकार और पात्र मुख्य टेलर पैगे चार्लोट हेनलॉन के रूप में, 3 जोवन एडेपो लेरॉय हेनलॉन के रूप में, 3 जनरल शॉ के रूप में जेम्स रेमर, 4 स्टीफन राइडर हैंक ग्रोगन, 5 मटिल्डा लॉलर मार्ज के रूप में अमांडा क्रिस्टीन रोनी ग्रोगन के रूप में क्लारा स्टैक लिली बेनेब्रिज के रूप में ब्लेक कैमरून जेम्स विल हेनलॉन के रूप में, 4 एरियन एस कार्टाया रिच के रूप में माइल्स एकहार्ट, मैटी क्लेमेंट्स के रूप में मिक्कल करीम फिडलर टेडी उरिस के रूप में जैक मोलॉय लेगॉल्ड, फिल माल्किन के रूप में मटिल्डा लेगॉल्ड, सूसी माल्किन के रूप में क्रिस चाक डिक हॉलोरन के रूप में, 3 मेडेलिन स्टोवबिल स्कारसगार्ड पेनीवाइज के रूप में पुनरावर्ती रूडी मैनकुसो कैप्टन पॉली रूसो के रूप में, 4 डीन यूल एलेक्सेंड्रा फुत्स किम्बरली नॉरिस ग्यूरेरो रोज के रूप में, 6 टाइनर रशिंगडोरियन ग्रे थॉमस मिशेल बी जे एरिसन पीटर आउटर ब्रिजशेन मैरियट चार्ड रूक जोशुआ ओर्जिक मॉर्निंग स्टार एंजेलिन। 1966 में किंग ने छात्रवृत्ति पर ओरोनो में मेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां रहते हुए उन्होंने छात्र समाचार पत्र द मेन कैंपस के लिए लिखा और प्रोफेसरों एडवर्ड होम्स और बर्टन हैटलेन में मार्गदर्शक पाए। 21, 22, 23 किंग ने हैटलेन द्वारा आयोजित एक लेखन कार्यशाला में भाग लिया, जहां उन्हें तबीथा स्प्रूस से प्यार हो गया। 22 किंग ने 1970 में अंग्रेजी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनकी बेटी नाओमी राहेल का जन्म उसी वर्ष हुआ। किंग और स्प्रूस ने 1971 में विवाह किया। एक किंग ने हैटलेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। बर्ट मेरे सबसे महान अंग्रेजी शिक्षक थे। उन्होंने ही मुझे पहली बार उस कुंड का रास्ता दिखाया था जिसे उन्होंने भाषा कुंड, मिथक कुंड कहा था। वह 1968 की बात है। उसके बाद के वर्षों में मैं अक्सर उस रास्ते पर चला हूं और मैं दिन बिताने के लिए इससे बेहतर जगह के बारे में नहीं सोच सकता। पानी अभी भी मीठा है और मछलियां अभी भी तैरती है। 22 आजीविका शुरुआत। किंग ने अपनी पहली पेशेवर लघु कहानी द ग्लास फ्लोर 1967 में स्टारलिंग मिस्ट्री स्टोरीज को बेची। एक मेन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद किंग ने हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए एक प्रमाण पत्र अर्जित किया, लेकिन तुरंत एक शिक्षण पद पाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कैवेलियर जैसी पत्रिकाओं को लघु कथाएं बेचीं। इनमें से कई शुरुआती कहानियों को नाइट शिफ्ट 1978 में पुनः प्रकाशित किया गया था। 1971 में किंग को हैम्परेन, मेन में हैम्परेन अकादमी में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पत्रिकाओं में लघु कथाओं का योगदान जारी रखा और उपन्यासों के लिए विचारों पर काम किया, जिसमें युद्धविरोधी उपन्यास स्वॉर्ड इन द डार्कनेस भी शामिल है, जो अभी भी अप्रकाशित है। 24 1970 का दशक। कैरी टू द डेड जॉन कैरी 1974, बाय और द शाइनिंग 1977 दाय के पहले संस्करण के चित्र। किंग अपनी पहली किताब कैरी के उद्गम को याद करते हैं। 2 असंबंधित विचार, किशोरावस्था की क्रूरता और दुर्गतिज ऊर्जा एक साथ आए। इसकी शुरुआत कैवेलियर के लिए एक लघु कहानी के रूप में हुई थी। किंग ने पहले 3 पन्ने कूड़ेदान में फेंक दिए, लेकिन उनकी पत्नी तबीथा ने उन्हें यह कहते हुए वापस पा लिया कि वह जानना चाहती है कि आगे क्या हुआ। उन्होंने किंग से कहा, तुम्हारे पास यहाँ कुछ है। मुझे सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास है। 25 उन्होंने उसकी सलाह मानी और इसे एक उपन्यास में विस्तारित किया। 26 द गार्जियन के अनुसार कैरी व्हाइट की कहानी है, जो एक हाई स्कूल की छात्रा है जिसके पास अव्यक्त और फिर जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है
विकसित होती दूरगतिज ऊर्जाएं है। यह कुछ जगहों पर क्रूर है, कुछ जगहों पर दिल को छू लेने वाली। कैरी का अपनी लगभग उन्मादी धार्मिक माँ के साथ रिश्ता विशेष रूप से क्षतिग्रस्त है और कहीं कहीं तो खून खराबा भी है। 27 न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि किंग सिर्फ कहानी सुनाने से ज्यादा कुछ करते हैं। वह खुद एक स्कूल शिक्षक है और वह कैरी के साथ साथ उसके सहपाठियों के मन में भी उतर जाते हैं। वह प्रतीकवाद के बारे में भी कुछ कुछ जानते हैं, खास तौर पर रक्त प्रतीकवाद के बारे में। 28 किंग हाई स्कूल के छात्रों को ड्रैकुला पढ़ा रहे थे और सोच रहे थे कि अगर पुरानी दुनिया के पिशाच न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में आ जाए तो क्या होगा। यही सलेमस लॉट का बीज था, जिसे किंग ने पीटन प्लेस मीट्स ड्रैकुला कहा था। 29 सलेमस लॉट के प्रकाशन के समय के आसपास किंग की मां गर्भाशय के कैंसर से मर गईं। अपनी मां की मृत्यु के बाद किंग और उनका परिवार बोल्डर, कोलोराडो चले गए। उन्होंने एस्टेस शैली अलौकिक डरावनी पर आधारित स्टीफन किंग द्वारा लिखित द्वारा विकसित एंडी मुशिएती बारबरा मुशिएती जेसन फुट्स, शोरन्स जेसन फुट्सब्रेड कालेब, केनभिनी टेलर, पैगेजोवन अरेपो जेम्स रेमर स्टीफन, राइडर मटिल्डा लॉलरमांडा, क्रिस्टीना क्लारा, स्टेकब्लेक कैमरून जेम्स एरियन एस कार्टाया माइल्स, एकहार्ट क्रिस चाकमिकल करीम फिडलर जैक, मोलॉय लेगॉल्ट मटिल्डा लेगॉल्ट मेडेलिन स्टोवबिल स्कारसगार्ड संगीत बेंजामिन वॉल्फिश उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका मूल भाषा अंग्रेजी ऋतुओं की संख्या एपिसोड की संख्या उत्पादन कार्यकारी निर्माता बारबरा मुशिएती एंडी मुशिएती जेसन फुट्सब्रेड कालेब केन डेविड कोट्सवर्थबिल स्कारसगार्डरेन लिनरॉय लीशेली मिल्स निर्माता लिन लुसिबेलो ब्रांका टेला छायांकन डेनियल विलर संपादक एस्तेर सोकोलोव कार्यकारी समय 54 मिनट उत्पादन कंपनियां वापसी में लिफ्ट वर्टिगो एंटरटेनमेंट 510 प्रोडक्शन सके प्लस अल्ट्रा दोहरा सपना वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन HBO मूल रिलीज नेटवर्क HBO मुक्त करना 26 अक्टूबर 2025 वर्तमान उत्पादन विकास मार्च 2022 में वैरायटी ने बताया कि एंडी मुशिएती, बारबरा मुशिएती और जेसन फुट्स HBO मैक्स के लिए फिल्म इट 2017 की प्रीक्वल टेलीविजन श्रृंखला वेलकम टू डेरी के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे थे और उसका विकास कर रहे थे, जो फिल्म की घटनाओं से पहले 1960 के दशक में होने वाली थी और इसमें पेनीवाइज की मूल कहानी भी शामिल होगी। 10/11 इसे नवंबर 2022 में एक प्रोडक्शन प्रतिबद्धता मिली और फुट्स और ब्रैड कालेब केन को सहश्रोता के रूप में काम पर रखा गया। 12 श्रृंखला को फरवरी 2023 में एंडी मुशिएती द्वारा कई एपिसोड निर्देशित करने के साथ हरी झंडी दी गई, जिसमें फुट्स द्वारा लिखित पायलट भी शामिल है। 13 बिल स्कारसगार्ड एक कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। 8 लिखना जनवरी 2025 में रेडियो टीयू के साथ एक साक्षात्कार में एंडी मुशिएती ने स्रोत सामग्री और दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में विवरण प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह श्रृंखला इट उपन्यास के अंतराल अध्यायों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रृंखला के लिए 3 सीजन प्रस्तावित है, जो क्रमशः 1962, 1935 और 1908 में सेट है। उन्होंने आगे कहा, कहानी को पीछे की ओर क्यों बताया गया है, इसका एक कारण है। 14-15 मुशिएती ने बताया कि कैसे पहले सीजन के साथ वे कहानी की केवल एक खिड़की खोल रहे हैं और यह वास्तव में दूसरे और तीसरे सीजन में प्रकट होगी। 16 श्रृंखला इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करेगी कि पेनीवाइज डेरी में क्यों रहता है, जबकि वह कहीं और जा सकता था, और वह बच्चों का फायदा क्यों उठाता है, क्योंकि वयस्क यह नहीं समझते कि उनके साथ क्या होता है। 17 कार्यकारी निर्माता जेसन फुट्स ने कहा कि यह योजना पेनीवाइज की उत्पत्ति का खुलासा करने के अलावा शापित शहर की उत्पत्ति का भी खुलासा करती है। फुट्स के लिए डेरी भी कई मायनों में एक इकाई है, क्योंकि पेनीवाइज वास्तव में डेरी से पहले का है। अगर मौका मिले तो नियोजित सीजन में वे प्राणी शहर के नियमों और उसकी प्रेरणाओं के बारे में एक अलग समझ छोड़ने की योजना बना रहे हैं।
5 डलाई अप्रैल 2023 में जोवन एडेपो, क्रिस चाक, टेलर पैगे और जेम्स रेमर मुख्य भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 11 इसके अतिरिक्त स्टीफन राइडर एक नियमित श्रृंखला के रूप में शामिल हुए और मैडेलिन स्टोव एक आवर्ती अतिथि के रूप में। 18 मई 2024 में बिल स्कार्सगार्ड को पेनीवाइज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए श्रृंखला में अभिनय करने के लिए चुना गया। 8 जून 2024 में एलेक्सेंड्रा फुट्स, किम्बरली नॉरिस गुरेरो, डोरियन ग्रे, थॉमस मिशेल, बीजे हैरिसन, पीटर आउटरब्रिज, शेन मैरियट, चाड रूक, जोशुआ ओर्जिक और मॉर्निंगस्टार एंजेलिन को आवर्ती क्षमताओं में लिया गया। 19 जुलाई में रूडी मनकुसो एक आवर्ती भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 20 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी टोरंटो, हैमिल्टन और पोर्ट होप में मई 2023 में ग्रीटिंग्स फ्रॉम फेयरव्यू शीर्षक से शुरू हुई और दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद थी। 21, 22, 23 डेल्टा सेकेंडरी स्कूल में दृश्य फिल्माए गए। 24 जुलाई 2023 के मध्य में SAGFTRA हड़ताल के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया गया था। 25 अगस्त 2024 में यह बताया गया कि श्रृंखला पर उत्पादन समाप्त हो गया था। 26, 27 और यह पता चला कि श्रृंखला का शीर्षक इट वेलकम टू डेरी था। 28 बारबरा मुशिएती ने 2023 हॉलीवुड हड़तालों के बाद बाल कलाकारों के साथ श्रृंखला को फिल्माने में वापसी की कठिनाई का खुलासा किया। संगीत मई 2025 में यह बताया गया कि बेंजामिन वॉल्फिश इस श्रृंखला के लिए संगीत तैयार करेंगे। वॉल्फिश ने इससे पहले इट फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। 29 विपणन पहला टीजर 20 मई 2025 को जारी किया गया था। 30 दूसरा टीजर सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2025 में उपस्थित लोगों को दिखाया गया और अगले दिन जनता के लिए जारी किया गया। 2 आधिकारिक ट्रेलर 23 सितंबर को जारी किया गया था, जिसमें पेनीवाइज की पूरी झलक दिखाई गई थी। 31 मुशिएती और कुछ कलाकार सीजन के बारे में बात करने के लिए न्यूयॉर्क कॉमिक-कॉन में शामिल हुए। 6 एक रेड बैंड ट्रेलर 14 अक्टूबर को जारी किया गया था। 32 मुक्त करना इट वेलकम टू डेरी का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2025 को HBO पर हुआ, जिसके बाद के एपिसोड साप्ताहिक रूप से प्रसारित होंगे। 33 इसे पहले HBO मैक्स पर विशेष रूप से स्ट्रीम करने के लिए स्लेट किया गया था। 34 स्वागतालोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 56 आलोचकों की समीक्षाओं में से 77% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है। यद्यपि बिखरी हुई कथांक रचनाएं कभी-कभी इसके भयावह आधार से भय को कम कर देती है। IT वेलकम टू डेरी तीखी सामाजिक टिप्पणियों, एक भयावह माहौल और प्रतिबद्ध प्रदर्शनों के माध्यम से पेनीवाइज के मिथक को और गहरा करती है। 35 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 23 आलोचकों के आधार पर श्रृंखला को 100 में से 58 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 36 कोलाइडर के लिए एम्मा कीली ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वयस्कों की कहानी बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा जबरदस्त है। हालांकि यह समूह फिल्मों के समूह जितना आकर्षक नहीं है, लेकिन उन्होंने टेलर पैगे और जोवन एडेपो के अभिनय और बच्चों के समूह में क्लारा स्टैक की उत्कृष्ट भूमिका की प्रशंसा की। 37 पॉलीगॉन के लिए क्रिस हेनर ने इस सीरीज को एक उत्कृष्ट प्रीक्वल बताया और कहा कि उन्हें फिल्मों की तुलना में डेरी की कहानी और उस पर पेनीवाइज के प्रभाव में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने बताया कि कैसे हिंसा काफी स्पष्ट है और पेनीवाइज जिस तरह से शहर को आतंकित और नियंत्रित करता है, उसे अन्य तरीकों से देखा जा सकता है। 38 फिल्म के क्रिस इवेंजेलिस्टा ने इस सीरीज में हर रहस्य का जवाब देने की कोशिश की आलोचना की, यहां तक कि उन रहस्यों का भी जिनके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था, और कहा कि पेनीवाइज की उत्पत्ति का खुलासा करना जरूरी नहीं है क्योंकि
ऐसी चीजों का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि यह लगातार खूनी है और बिल स्कार्सगार्ड हर एपिसोड में नहीं दिखाई देते, बल्कि पेनीवाइज को एक आकार बदलने वाले प्राणी के रूप में ज्यादा देखा जाता है, जो शो को और भी ज्यादा डराने वाले दृश्यों के साथ बढ़ाता है। उनका मानना है कि यह सीरीज भूखे हॉरर प्रशंसकों को संतुष्ट करेगी। 39 स्लेट के लिए जैक हैमिल्टन ने श्रृंखला को एक चकरा देने वाला अधपका गड़बड़झाला करार दिया, वयस्क कलाकारों के अभिनय प्रदर्शनों की सराहना की और कुछ असाधारण हॉरर दृश्यों को उजागर किया, लेकिन बाल पात्रों के लिए एक आयामी लेखन, अत्यधिक जटिल कथानक, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकियों का पुराना प्रतिनिधित्व, कमजोर प्रशंसक सेवा और सामाजिक ऐतिहासिक टिप्पणी में अभद्र प्रयास की आलोचना की। 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक किताबों की दुकान के क्लर्क स्टीव ब्राउन ने किंग के छद्म नाम के रूप में बाचमैन का पर्दाफाश किया। ब्राउन ने किंग और बाचमैन के बीच शैलीगत समानताएं देखी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में प्रकाशक के रिकॉर्ड खोज निकाले, जिसमें किंग को रेज का लेखक बताया गया था। 84 किंग ने बाचमैन की मृत्यु की घोषणा छद्म नाम के कैंसर से की। किंग ने कहा कि रिचर्ड बाचमैन ने अपने करियर की शुरुआत एक भ्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक आश्रय स्थल के रूप में की थी, जहां मैं कुछ शुरुआती किताबें प्रकाशित कर सकता था जो मुझे लगता था कि पाठकों को पसंद आ सकती है। फिर वह विकसित होने और जीवंत होने लगे, जैसा कि एक लेखक की कल्पना के प्राणी अक्सर करते हैं। उन्होंने अपनी वास्तविकता को अपनाया, बस इतना ही, और जब उनका भेद खुल गया तो उनकी मृत्यु हो गई। 85 मूल रूप से किंग ने अपनी पहचान उजागर होने से पहले मिस्री को छद्म नाम से रिलीज करने की योजना बनाई थी। 86 जब डेस्पेरेशन 1996 रिलीज हुई तो उसका साथी उपन्यास द रेगुलेटर्स बैचमैन द्वारा खोजी गई पांडुलिपि के रूप में प्रकाशित हुआ। 2006 में किंग ने घोषणा की कि उन्हें बैचमैन का एक और उपन्यास ब्लेज मिला है, जो अगले वर्ष प्रकाशित हुआ। मूल पांडुलिपि कई वर्षों से मेन विश्वविद्यालय में रखी हुई थी और किंग के कई विशेषज्ञों ने इस पर शोध किया था। किंग ने इसके प्रकाशन के लिए मूल 1973 की पांडुलिपि को फिर से लिखा। 87 किंग ने अन्य छद्म नामों का भी इस्तेमाल किया है। 1972 में लघु कहानी द फिफ्थ क्वार्टर जॉन स्विथन, कैरी का एक पात्र, के नाम से कैवेलियर में प्रकाशित हुई थी। 88 चार्ली द चूचू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द डार्क टॉवर 2016 में बेरिल इवांस के छद्म नाम से प्रकाशित हुई थी और नेट डेमरोन द्वारा चित्रित की गई थी। 89 यह किंग की द डार्क टॉवर 3 द वेस्ट लैंड्स के कथानक पर आधारित एक काल्पनिक पुस्तक से रूपांतरित है। 90 द डार्क टॉवर मुख्य लेख द डार्क टॉवर श्रृंखला 1970 के दशक के उत्तरार्ध में किंग ने एक अकेले बंदूकधारी रोलैंड के बारे में एक श्रृंखला शुरू की, जो एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में मैन इन ब्लैक का पीछा करता है, जो J.R.R. टॉल्किन की मध्य पृथ्वी और अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट के बीच का मिश्रण है, जैसा कि क्लिंट ईस्टवुड और सर्जियो लियोन ने अपने स्पेगेटी वेस्टर्न में चित्रित किया है। पहली कहानी द डार्क टॉवर द गनस्लिंगर 1977 से 1981 तक एडवर्ड एल फरमन के संपादन में द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में 5 किश्तों में प्रकाशित हुई थी। यह 1978 और 2012 के बीच प्रकाशित 8 खंड महाकाव्य द डार्क टॉवर में विकसित हुई। 1999 में उन्होंने द गर्ल हू लव्ड टॉम गॉर्डन प्रकाशित की, जो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो जंगल में खो जाती है और बोस्टन रेड सॉक्स खेलों के प्रसारण सुनकर सुकून पाती है। इसके अलावा उन्होंने हार्ट्स इन अटलांटिस भी प्रकाशित की, जो 1960 के दशक में युवावस्था के बारे में जुड़े हुए उपन्यासों और लघु कथाओं की एक किताब है। उसी वर्ष बाद में किंग को एक वैन की टक्कर लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही किसी उपन्यास के पात्र द्वारा लगभग मारा ही जा रहा हूं।
यह लगभग हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि उनकी नर्सों को स्पष्ट शब्दों में कहा गया था, दुख का कोई मजाक मत करो। 55 2000 का दशक। अंडर द डोम के लेखन पर किंग, हार्वर्ड बुक स्टोर में 6 जून 2005। 2000 में किंग ने ऑन राइटिंग प्रकाशित की, जो संस्मरण और शैली पुस्तिका का मिश्रण था, जिसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अनोखा क्लासिक कहा था। 56 उस वर्ष बाद में उन्होंने राइडिंग द बुलेट प्रकाशित की, दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर ई बुक, 500,000 से अधिक डाउनलोड के साथ। इसकी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने Amazon.com के ऑनर सिस्टम द्वारा प्रदान की गई पे व्हाट यू वांट पद्धति का उपयोग करके ऑनलाइन किश्तों में एक हॉरर उपन्यास द प्लांट प्रकाशित करना शुरू किया। 57 उन्होंने पाठकों को प्रति किस्त $1 का भुगतान करने का सुझाव दिया और कहा कि वह केवल तभी प्रकाशन जारी रखेंगे जब 75% पाठक भुगतान करेंगे। 58 जब द प्लांट बंद हो गया तो जनता ने मान लिया कि किंग ने इस परियोजना को छोड़ दिया है, क्योंकि बिक्री असफल रही। 2002 में किंग ने फ्रॉम अ ब्यूक 8 प्रकाशित किया, जो क्रिस्टीन के क्षेत्र में वापसी थी। 60 2005 में उन्होंने हार्ड केस क्राइम छाप के लिए रेहे द कोलोराडो किड प्रकाशित किया। 61 2006 में उन्होंने सेल प्रकाशित किया, जिसमें सेल फोन पर प्रसारित एक रहस्यमय संकेत उपयोगकर्ताओं को नासमझ हत्यारों में बदल देता है। उसी वर्ष उन्होंने एक उपन्यासकार की विधवा के बारे में लिसीज स्टोरी प्रकाशित की। वह इसे अपने उपन्यासों में से अपना पसंदीदा कहते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया है कि शादी अपनी गुप्त दुनिया बनाती है और केवल एक लंबी शादी में ही दो लोग कम से कम एक दूसरे के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके बारे में लिखना चाहता था। 2007 में किंग। 2008 में किंग ने फ्लोरिडा पर आधारित अपना पहला उपन्यास ड्यूमा की 63 और संग्रह जस्ट आफ्टर सनसेट प्रकाशित किया। 64 2009 में यह घोषणा की गई कि वह फैंगोरिया के लिए एक लेखक के रूप में काम करेंगे। 65 किंग का उपन्यास अंडर द डोम उस वर्ष के अंत में प्रकाशित हुआ और द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में नंबर 1 पर शुरू हुआ। 66 जेनेट मसलिन ने इसके बारे में कहा, इस चीज को उठाना जितना मुश्किल है, इसे नीचे रखना उससे भी मुश्किल है। 67 2010 का दशक। पूर्ण अंधकार, संस्थान में कोई सितारे नहीं। 2010 में किंग ने 4 लघु उपन्यासों का संग्रह फुल डार्क, नो स्टार्स प्रकाशित किया, जिसका विषय प्रतिशोध था। 2011 में उन्होंने 11-22-63 प्रकाशित किया, जो 1958 तक ले जाने वाले एक टाइम पोर्टल और एक अंग्रेजी शिक्षक के बारे में है, जो कैनेडी की हत्या को रोकने के लिए उससे होकर यात्रा करता है। एरोल मॉरिस ने इसे H.G. वेल्स के बाद की सर्वश्रेष्ठ समय यात्रा कहानियों में से एक कहा। 68 2013 में उन्होंने हार्ड केस क्राइम के लिए अपनी दूसरी पुस्तक जॉयलैंड प्रकाशित की। 69 उसी वर्ष बाद में उन्होंने द शाइनिंग की अगली कड़ी डॉक्टर स्लिप प्रकाशित की। 7 दिसंबर 2012 को यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में अपने चांसलर स्पीकर सीरीज टॉक के दौरान किंग ने कहा कि वह एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के बारे में एक अपराध उपन्यास लिख रहे थे, जिसे एक हत्यारे द्वारा ताना मारा जा रहा था, जिसका कामकाजी शीर्षक मिस्टर मर्सिडीज था। 70 परेड के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने पुष्टि की कि उपन्यास कमोबेश पूरा हो गया था। 71 यह 2014 में प्रकाशित हुआ था और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर एलन पो पुरस्कार जीता था। 72 वह रिवाइवल के साथ हॉरर में लौट आए, जिसे उन्होंने काम का एक बुरा अंधेरा टुकड़ा कहा। 73 किंग ने जून 2014 में घोषणा की कि मिस्टर मर्सिडीज एक त्रयी का हिस्सा था। सीक्वल फाइंडर्स कीपर्स 2015 में प्रकाशित हुआ था। 74 त्रयी की तीसरी पुस्तक एंड ऑफ वॉच 2016 में जारी की गई थी। 75 2018 में उन्होंने द आउटसाइडर जारी किया, जिसमें चरित्र होली गिबनी
और उपन्यास एलिवेशन शामिल है। 76 2019 में उन्होंने द इंस्टीट्यूट जारी किया। 2020 का दशक, अगर यह वर्तमान की ओर बढ़ता है। 2020 में किंग ने 4 लघु उपन्यासों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स प्रकाशित किया। 2021 में उन्होंने हार्ड केस क्राइम के लिए अपनी तीसरी पुस्तक लेटर प्रकाशित की। 77 2022 में किंग ने उपन्यास फेरी टेल प्रकाशित किया। होली गिबनी के बारे में सितंबर 2023 में जारी किया गया था। 78 नवंबर 2023 में लघु कहानी संग्रह यू लाइक इट डार्कर, जिसमें 12 कहानियां, 7 पहले प्रकाशित और 5 अप्रकाशित शामिल है, मई 2024 में स्क्रिबनर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 79 यह पुस्तक 25 मई 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स फिक्शन बेस्टसेलर सूची में नंबर 1 पर शुरू हुई। 80 किंग ने 18 नवंबर 2024 को एक बार फिर होली गिबनी के चरित्र को पेश करते हुए नेवर फ्लिंच नामक एक उपन्यास की घोषणा की। उपन्यास 27 मई 2025 को जारी किया गया था। 81 छद्म नाम मुख्य लेख रिचर्ड बैचमैन। किंग ने रिचर्ड बैचमैन के छद्म नाम से 5 लघु उपन्यास रेज 1977, द लॉन्ग वॉक 1979, रोडवर्क 1981, द रनिंग मैन 1982 और थिनर 1984 प्रकाशित किए। वे बताते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे करियर के शुरुआती दिनों में प्रकाशन व्यवसाय में यह धारणा थी कि जनता साल में केवल एक किताब ही स्वीकार करेगी। आखिरकार जनता को यह बात समझ में आ गई क्योंकि आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी शैली को पूरी तरह से नहीं छिपा सकते। 82 बैचमैन का उपनाम बैचमैन टर्नर ओवरड्राइव बैंड से लिया गया है और उनका पहला नाम रिचर्ड स्टार्क के नाम पर है। डोनाल्ड ई वेस्टलेक ने अपने गहरे काम को प्रकाशित करने के लिए इसी छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। 83 बैचमैन की किताबें किंग के सामान्य काम से ज्यादा गंभीर है। किंग ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को गहरे रंग का, निराश, बहुत अच्छा आदमी नहीं कहा था। लिटरेरी गिल्ड के एक सदस्य ने थिनर की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर स्टीफन किंग सचमुच लिख सकते तो वे भी ऐसा ही लिखते। 23 स्टीफन एडविन किंग, जन्म 21 सितंबर 1947, एक अमेरिकी लेखक है। डरावनी कहानियों के बादशाह के नाम से मशहूर। वे अपने डरावने उपन्यासों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और उन्होंने अन्य विधाओं में भी काम किया है, जिनमें सस्पेंस, अपराध, विज्ञान कथा, फंतासी और रहस्य शामिल है। 3 हालांकि उन्हें मुख्य रूप से उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है, उन्होंने लगभग 200 लघु कथाएं लिखी है, जिनमें से अधिकांश संग्रहों में प्रकाशित हुई है। 4 उनकी पहली फिल्म कैरी 1974 ने उन्हें हॉरर के क्षेत्र में स्थापित किया। 4 लघु उपन्यासों का संग्रह डिफरेंट सीजन्स 1982 इस शैली से उनका पहला बड़ा प्रस्थान था। किंग के उपन्यासों पर आधारित फिल्मों में कैरी 1976, द शाइनिंग 1980, द डेड जॉन और क्रिस्टीन दोनों 1983, स्टैंड बाय मी 1986, मिस्री 1990, द शॉशैंक रिडेम्पशन 1994, डोलोरेस क्लेबोर्न 1995, द ग्रीन माइल 1999, द मिस्ट 2007, इट 2017 और द लॉन्ग वॉक 2025 शामिल है। उन्होंने रिचर्ड बैचमैन के छद्म नाम से प्रकाशन किया है और अन्य लेखकों, खासकर अपने दोस्त पीटर स्ट्रॉब और बेटों जो हिल और ओवेन किंग के साथ मिलकर काम किया है। अन्य पुरस्कारों के अलावा किंग ने द मैन इन द ब्लैक सूट 1994 के लिए ओ हेनरी पुरस्कार और 11/22/63 2011 के लिए मिस्ट्री थ्रिलर के लिए लॉस एंजल्स टाइम्स बुक पुरस्कार जीता है। उन्होंने साहित्य में अपने समग्र योगदान के लिए भी सम्मान जीते हैं, जिसमें 2003 का अमेरिकी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए पदक, 5-6 मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका से 2007 का ग्रैंड मास्टर पुरस्कार, 7 और 2014 का राष्ट्रीय कला पदक शामिल है। 8 जॉयस कैरोल ओट्स ने किंग को
एक शानदार ढंग से निहित, मनोवैज्ञानिक रूप से यथार्थवादी लेखक कहा, जिनके लिए अमेरिकी दृश्य प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रहा है और अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति संभावनाओं का एक विशाल भंडार है। 9. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किंग का जन्म पोर्टलैंड, मेन में 21 सितंबर 1947 को हुआ था। उनके पिता, डोनाल्ड एडविन किंग, द्वितीय विश्व युद्ध से लौटने के बाद एक यात्रा वैक्यूम सेल्समैन थे। उनका जन्म इंडियाना में उपनाम पोलॉक के साथ हुआ था, जिसे उन्होंने वयस्क होने पर किंग में बदल दिया। 10. किंग की मां नेली रूथ किंग, नी पिल्सबरी थीं। 11. उनके माता पिता की शादी स्कारबोरो, मेन में 23 जुलाई 1939 को हुई थी। वे क्रोटनॉन हडसन, न्यूयॉर्क जाने से पहले डोनाल्ड के परिवार के साथ शिकागो में रहते थे। 12. किंग के माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मेन लौट आए, स्कारबोरो में एक साधारण घर में रह रहे थे। वह स्कॉट्स आयरिश वंश का है। 13. जब किंग 2 साल के थे, तब उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए। उनकी मां ने उन्हें और उनके बड़े भाई डेविड को अकेले ही पाला, कभी कभी भारी आर्थिक तंगी के बीच। वे स्कारबोरो से आकर शिकागो, इलिनॉय, क्रोटनॉन हडसन, वेस्ट डीपेरे, विस्कॉन्सिन, फोर्ट वेन, इंडियाना, माल्डेन, मैसाचुसेट्स और स्ट्रैटफोर्ड, कनेक्टिकट में अपने रिश्तेदारों पर निर्भर थे। 14. जब किंग 11 साल के थे, तब उनका परिवार डरहम, मेन चला गया, जहां उनकी मां ने उनके माता पिता की मृत्यु तक उनकी देखभाल की। उसके बाद वह मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक स्थानीय आवासीय सुविधा में देखभालकर्ता बन गईं। किंग कहते हैं कि उन्होंने लिखना तब शुरू किया जब वह लगभग 6 या 7 साल के थे, कॉमिक किताबों से पैनल कॉपी करते थे और फिर अपनी कहानियां गढ़ते थे। फिल्मों का भी उन पर गहरा प्रभाव था। मुझे शुरू से ही फिल्में बहुत पसंद थीं। इसलिए जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरा रुझान चित्रों में लिखने की ओर था, क्योंकि उस समय मैं बस यही जानता था। 15. डरावनी कहानियों में अपनी रुचि के बारे में वह कहते हैं, मेरा बचपन बहुत ही साधारण था, बस छोटी उम्र से ही मैं डरना चाहता था। मैं डर गया। 16. वह अपनी मां को एक कॉमिक किताब से कॉपी की गई कहानी दिखाते हुए याद करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। अपनी खुद की एक कहानी लिखो। वह याद करते हैं, इस विचार से मुझे संभावनाओं का एक बड़ा एहसास हुआ, मानो मुझे बंद दरवाजों से भरी एक विशाल इमारत में ले जाया गया हो और मुझे अपनी पसंद का कोई भी दरवाजा खोलने की चाबी दे दी गई हो। 17. किंग अपनी युवावस्था में एक उत्साही पाठक थे। मैंने नैन्सी ड्रू से लेकर साइको तक सब कुछ पढ़ा। मेरा पसंदीदा रिचर्ड मैथेसन द्वारा लिखित द श्रिंकिंग मैन था। जब मैंने इसे पाया तब मैं 8 साल का था। 18. किंग की चाची गर्ट ने उन्हें हर कहानी के लिए 1/4 भुगतान किया। उनके शुरुआती कार्यों में जोनाथन एंड द विट्स शामिल है, जिसे उन्होंने 9 साल की उम्र में लिखा था। 19. किंग ने एक बुक मोबाइल ड्राइवर से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के बारे में कोई कहानी है कि वे वास्तव में कैसे होते हैं? उसने उन्हें लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज दी। यह रचनात्मक साबित हुई। जहां तक मुझे याद है, यह हाथों वाली पहली किताब थी, मजबूत हाथ जो पन्नों से बाहर निकले और मुझे गले से पकड़ लिया। इसने मुझसे कहा, यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह जीवन या मृत्यु है। मेरे लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ने हमेशा दर्शाया है कि उपन्यास किस लिए है, वे क्यों अपरिहार्य है। 20. उन्होंने डरहम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की और 1962 में लिस्बन फॉल्स, मेन में लिस्बन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 1. उन्होंने डेव के रैग में योगदान दिया, जो उनके भाई ने माइमोग्राफ मशीन से छापा था, और बाद में अपने दोस्तों को कहानियां बेचीं। पार्क में स्टेनली होटल का दौरा किया, जिसने द शाइनिंग के लिए आधार प्रदान किया, जो एक शराबी लेखक और उसके परिवार द्वारा सर्दियों के लिए एक होटल की देखभाल करने के बारे में है। 15. किंग का परिवार 1975 में ऑबर्न, मेन लौट आया, जहां उन्होंने द स्टैंड पूरा किया, जो एक महामारी और उसके बाद के बारे में
एक सर्वनाशकारी उपन्यास था। किंग याद करते हैं कि यह वह उपन्यास था जिसे लिखने में उन्हें सबसे लंबा समय लगा था, और यह वह भी है जो मेरे लंबे समय के पाठकों को अभी भी सबसे ज्यादा पसंद है। 1977 में किंग्स अपने तीसरे और सबसे छोटे बच्चे ओवेन फिलिप के साथ संक्षेप में इंग्लैंड की यात्रा पर गए। वे उस पतझड़ में मेन लौट आए और किंग ने मेन विश्वविद्यालय में रचनात्मक लेखन पढ़ाना शुरू किया। उनके द्वारा हॉरर पर पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों ने उनकी पहली नॉनफिक्शन किताब डांस मैकाब्रे के लिए आधार प्रदान किया। 1979 में उन्होंने द डेड जोन प्रकाशित किया। 1980 का दशक विभिन्न सीजन से लेकर द डार्क हाफ तक। 1982 में किंग ने डिफरेंट सीजन्स प्रकाशित किया, जो 4 लघु उपन्यासों का एक संग्रह था, जिसमें उस डरावनी कथा साहित्य की तुलना में अधिक गंभीर नाटकीय झुकाव था जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए थे। 32 एलन चेउस ने लिखा, पहले 3 लघु उपन्यासों में से प्रत्येक के अपने सम्मोहक क्षण है और अंतिम एक भयावह छोटा रत्न है। 33 4 में से 3 लघु उपन्यासों को फिल्मों के रूप में रूपांतरित किया गया, द बॉडी स्टैंड बाय मी 1986 के रूप में, 34 रीटा हेवर्थ और शॉशैंक रिडेम्पशन द शॉशैंक रिडेम्पशन 1994 के रूप में, 35 और एप्ट प्यूपिल इसी नाम की फिल्म 1998 के रूप में, 36 चौथे द ब्रीदिंग मेथड ने सर्वश्रेष्ठ लघु कथा साहित्य के लिए ब्रिटिश फैंटेसी पुरस्कार जीता। 37 किंग याद करते हैं, किंग पूरे दशक में नशे की लत से जूझते रहे और अक्सर कोकीन और शराब के प्रभाव में लिखते रहे। उनका कहना है कि उन्हें कुजो लिखना मुश्किल से याद है। 39 1983 में उन्होंने क्रिस्टीन प्रकाशित की, एक प्रेम त्रिकोण जिसमें 17 वर्षीय मिसफिट आर्नी कनिंघम, उनकी नई प्रेमिका और 1958 की एक प्रेतवाधित प्लायमाउथ फ्यूरी शामिल है। 40 उसी वर्ष बाद में उन्होंने पेट सेमेट्री प्रकाशित की, जिसे उन्होंने 1970 के दशक के अंत में लिखा था, जब उनका परिवार एक राजमार्ग के पास रह रहा था जिसमें बहुत सारे जानवर इस्तेमाल होते थे, जैसा कि एक पड़ोसी ने कहा था। उनकी बेटी की बिल्ली को मार दिया गया था और उन्होंने इसे स्थानीय बच्चों द्वारा बनाए गए पालतू कब्रिस्तान में दफना दिया था। किंग ने इसके आगे एक दफन जमीन की कल्पना की जो मृतकों को उठा सकती थी, यद्यपि अपूर्ण रूप से। 1985 में किंग ने स्केलेटन क्रू नामक लघु कथा पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें द रीच और द मिस्ट जैसी लघु कथाएं शामिल थीं। वे याद करते हैं, मुझसे पूछा जाता था, बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको वे भयानक कहानियां लिखने का मन हुआ। मुझे इसका कोई ठोस जवाब नहीं सूझता था और मैं मन ही मन सोचता था, क्यों न आप हॉरर पर एक अंतिम परीक्षा दें और उन सभी राक्षसों को शामिल करें जिनसे बचपन में हर कोई डरता था। फ्रैंकस्टीन, वेयरवोल्फ, वैम्पायर, ममी और पुरानी भी फिल्मों में न्यूयॉर्क को खा जाने वाले विशालकाय जीवों को शामिल करें। उन सभी को उसमें शामिल करें। 42 ये प्रभाव मिलकर इट में बदल गए, जो एक आकार बदलने वाले राक्षस के बारे में है जो अपने शिकार के डर का रूप ले लेता है और डेरी मेन शहर में आतंक मचाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने राक्षसों के बारे में लिखना बंद कर दिया है और वे आखिरी बार सभी राक्षसों को सामने लाना चाहते हैं और इसे इट कहना चाहते हैं। 43 इसने 1987 में अगस्त डेरलेथ पुरस्कार जीता। 44 1987 किंग के लिए एक असामान्य रूप से उत्पादक वर्ष था। उन्होंने द आइज ऑफ द ड्रैगन प्रकाशित किया, जो एक उच्च काल्पनिक उपन्यास था जिसे उन्होंने मूल रूप से अपनी बेटी के लिए लिखा था। 45 उन्होंने मिस्री प्रकाशित की, जो एक लोकप्रिय लेखक के बारे में है जो एक कार दुर्घटना में घायल हो जाता है और एनी विल्क्स, उनके स्ववर्णित नंबर 1 प्रशंसक, द्वारा बंदी बना लिया जाता है। मिस्री ने रॉबर्ट आर मैककेमन द्वारा स्वान सॉन्ग के साथ उद्घाटन ब्रैम स्टोकर पुरस्कार साझा किया। 46 किंग का कहना है कि उपन्यास उनकी लत के अनुभवों से प्रभावित था। एनी मेरी दवा की समस्या थी
और वह मेरी नंबर 1 प्रशंसक थी। भगवान, वह कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। 15 उन्होंने द टॉमीनॉकर्स प्रकाशित किया। 48 लेखक के नोट में किंग लिखते हैं कि मैं स्वर्गीय रिचर्ड बैचमैन का ऋणी हूँ। 49 1990 का दशक, फॉर पास्ट मिडनाइट से हार्ट्स इन अटलांटिस तक। 1990 में किंग ने फॉर पास्ट मिडनाइट प्रकाशित की, जो समय के सामान्य विषय के साथ 4 लघु उपन्यासों का एक संग्रह था। 1991 में उन्होंने नीडफुल थिंग्स प्रकाशित की, जो संयम प्राप्त करने के बाद उनका पहला उपन्यास था, जिसे द लास्ट कैसल रॉक स्टोरी के रूप में बिल किया गया था। 15 1992 में उन्होंने गेराल्ड्स गेम और डोलोरेस क्लेबोर्न प्रकाशित किए, जो सूर्य ग्रहण से शिथिल रूप से जुड़ी महिलाओं के बारे में 2 उपन्यास थे। 50 बाद वाला उपन्यास शीर्षक चरित्र द्वारा एक अखंड एकालाप में सुनाया गया है। मार्क सिंगर ने इसे एक 66 वर्षीय मेन तटीय द्वीप मूल निवासी के सांसारिक मुंह से नैतिक रूप से आकर्षक स्वीकारोक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसका जीवन ग्रेनाइट की तरह कठिन है, लेकिन आत्मदया का एक दाना नहीं है। किंग ने कहा कि उन्होंने क्लेबोर्न के चरित्र को अपनी मां पर आधारित किया। 1994 में किंग की कहानी द मैन इन द ब्लैक सूट द न्यू यॉर्कर के हैलोवीन अंक में प्रकाशित हुई थी। 51 कहानी ने 1996 ओ हेनरी पुरस्कार जीता। 1996 में किंग ने द ग्रीन माइल, एक मौत की सजा पाए कैदी की कहानी, 6 भागों में एक धारावाहिक उपन्यास के रूप में प्रकाशित की। इसे एक ही समय में न्यूयॉर्क टाइम्स पेपरबैक बेस्टसेलर सूची में पहला, चौथा, 10वां, 12वां, 14वां और 15वां स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त था। 23 1998 में उन्होंने स्क्रिबनर के साथ अपनी पहली पुस्तक बैग ऑफ बोन्स प्रकाशित की, जो हाल ही में विधवा हुई एक उपन्यासकार के बारे में थी। कई समीक्षकों ने कहा कि यह एक लेखक के रूप में किंग की परिपक्वता को दर्शाता है। चार्ल्स डी लिंट ने लिखा, उसने उस डरावनेपन और डरावनी चीजों को नहीं छोड़ा है जिसने उसे एक ब्रांड बना दिया है, बल्कि अब वह उनका इस्तेमाल ज्यादा समझदारी से करता है। आज के राजा के पास मानवीय परिस्थितियों के बारे में अपने युवा रूप से कहीं ज्यादा अंतर्दृष्टि है, और उससे भी बेहतर, उसे हमारे साथ साझा करने के लिए जरूरी सभी कौशल मौजूद है। 52 बैग ऑफ बोन्स ने ब्रैम स्टोकर और ऑगस्ट डरलेथ पुरस्कार जीते। साहित्य, किंग ने पीटर स्ट्रॉब के साथ मिलकर 2 उपन्यास लिखे, द टेलिस्मैन 1984 और ब्लैक हाउस 2001। 91 स्ट्रॉब याद करते हैं कि हमने पाठकों के लिए यह पहचानना जितना हो सके मुश्किल बनाने की कोशिश की कि किसने क्या लिखा है। आखिरकार हम एक दूसरे की शैली की सफलतापूर्वक नकल करने में सक्षम हो गए। स्टीव ने ज्यादा कॉमा या क्लॉज इस्तेमाल किए, और मैंने वाक्य संरचना में चीजों को और सरल बना दिया, और मैंने चीजों को जितना हो सके उतना जीवंत बनाने की कोशिश की, क्योंकि स्टीव इसमें कमाल के है, और साथ ही मैंने ज्यादा बोलचाल की भाषा में लिखने की कोशिश की। स्ट्रॉब ने कहा कि एकमात्र व्यक्ति जो सही ढंग से पहचान सकता था कि किसने कौन सा अंश लिखा है, वह एक साथी लेखक नील गैमन थे। 92 किंग और फोटोग्राफर एफस्टॉप फिट्जगेराल्ड ने कॉफी टेबल बुक नाइटमेयर्स इन द स्काई, गारगोयल्स एंड ग्रोटेस्क 1988 पर सहयोग किया। 93 उन्होंने डिजाइनर बारबरा क्रूगर के साथ मिलकर एक आर्टिस्ट बुक, माई प्रिटी पोनी 1989 का निर्माण किया, जिसे व्हिटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट के लाइब्रेरी फेलो द्वारा 250 प्रतियों के सीमित संस्करण में प्रकाशित किया गया था। अल्फ्रेड ए नोपफ ने इसे एक सामान्य व्यापार संस्करण में जारी किया। 94 किंग ने अपने बेटे जो हिल के साथ मिलकर थ्रॉटल 2009 लिखा। यह उपन्यास रिचर्ड मैथेसन के द्वंद्व युद्ध को श्रद्धांजलि है। 95 उनका दूसरा सहयोग इन द टॉल ग्रास 2012 एस्क्वायर में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 96 97 किंग और उनके बेटे ओवेन ने स्लीपिंग ब्यूटीज 2018 का सहलेखन किया, जिसकी कहानी वेस्ट वर्जीनिया की महिला जेल पर आधारित है। 98
किंग और रिचर्ड चिजमार ने ग्वेंडीज बटन बॉक्स 2017 का सहलेखन किया। 99 एक सीक्वल, ग्वेंडीज मैजिक फेदर 2019, चिजमार का एकल प्रयास था। 100 फिल्म और टेलीविजन। किंग ने अपने पटकथा लेखन की शुरुआत जॉर्ज ए रोमेरो की क्रीप शो 1982 से की, जो ईसी हॉरर कॉमिक्स को एक श्रद्धांजलि थी। 1985 में उन्होंने एक और हॉरर एंथोलॉजी फिल्म कैट्स आई लिखी। रॉब रेनर, जिनकी फिल्म स्टैंड बाय मी 1986 किंग के उपन्यास द बॉडी का रूपांतरण है, ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम किंग के काल्पनिक शहर के नाम पर कैसल रॉक एंटरटेनमेंट रखा। 102 कैसल रॉक एंटरटेनमेंट ने किंग के अन्य रूपांतरणों का निर्माण किया, जिनमें रेनर की मिस्री 1990 और फ्रैंक डाराबोंट की द शॉशैंक रिडेम्पशन 1994 शामिल है। 1986 में किंग ने अपनी कहानी ट्रक्स पर आधारित मैक्सिमम ओवरड्राइव के साथ निर्देशन में पदार्पण किया। वे याद करते हैं, इसके निर्माण के दौरान मैं पूरी तरह से नशे में था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। 103 यह न तो आलोचनात्मक रूप से सफल रही और न ही व्यावसायिक रूप से। किंग को सबसे खराब निर्देशक के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन अंडर द चेरी मून के लिए प्रिंस से हार गए। 104 1990 के दशक में किंग ने कई लघु श्रृंखलाएं लिखी। गोल्डन ईयर्स 1991, द स्टैंड 1994, द शाइनिंग 1997 और स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी 1999। 105 उन्होंने लघु श्रृंखला रोज रेड 2002 लिखी। द डायरी ऑफ एलेन रिम्बॉयर, माई लाइफ एट रोज रेड 2001 रिडले पियर्सन द्वारा लिखी गई थी और इस श्रृंखला के लिए एक टाई-इन के रूप में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लार्स वॉन ट्रायर की द किंगरम पर आधारित किंगरम हॉस्पिटल 2004 भी विकसित किया। संगीत और रंगमंच। किंग ने स्टैन विंस्टन और मिक गैरिस के साथ मिलकर संगीत वीडियो माइकल जैक्सन के घोस्ट्स 1996 पर काम किया। 106 उन्होंने टी बोन बर्नेट और जॉन मेलेंकैम्प के साथ संगीत में घोस्ट ब्रदर्स ऑफ डार्कलैंड काउंटी 2012 का सहलेखन किया। 107 एक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया गया, जिसमें ताज महल, एल्विस कॉस्टेलो और रोजेन कैश सहित अन्य शामिल थे। 108 कॉमिक्स। 1985 में किंग ने लाभकारी एक्समेन कॉमिक बुक हीरोज फॉर होप स्टारिंग द एक्समेन के कुछ पृष्ठ लिखे। 109 उन्होंने बैटमैन नंबर 400 एक सालगिरह अंक के लिए परिचय लिखा, जहां उन्होंने सुपरमैन के ऊपर चरित्र के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की। 110 2010 में डीसी कॉमिक्स ने अमेरिकन वैम्पायर का प्रीमियर किया, जो किंग और स्कॉट स्नाइडर द्वारा लिखित और राफेल अल्बुकर्क द्वारा चित्रित एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। 111 किंग ने पहले 5 अंकों की कहानी चाप में पहले अमेरिकी पिशाच स्किनर स्वीट की बैकस्टोरी लिखी। आलोचनात्मक स्वागत। किंग की यथार्थवादी विवरण के प्रयोग के लिए प्रशंसा की जाती है। ए सेंचुरी ऑफ ग्रेट सस्पेंस स्टोरीज में संपादक जेफरी डेवर ने लिखा है कि हालांकि उनसे पहले कई अच्छे और बेस्टसेलर लेखक थे, किंग ने जॉन डी मैकडोनाल्ड के बाद किसी और से ज्यादा शैलीगत उपन्यासों में वास्तविकता लाई। उन्होंने अक्सर कहा है कि सेलम स्लॉट, पीटन प्लेस और ड्रैकुला का मिलन था, और ऐसा ही हुआ। समृद्ध चरित्र चित्रण, सतर्क और संवेदनशील सामाजिक नज़र, कहानी और चरित्र विकास का परस्पर संबंध यह दर्शाता है कि लेखक पिशाचवाद जैसे घिसे-पिटे विषयों को फिर से ताज़ा बना सकते हैं। किंग से पहले कई लोकप्रिय लेखकों को अपने संपादकों द्वारा अपनी किताबों को गंभीर बनाने के प्रयासों को नज़रअंदाज करते हुए पाया गया था। उन्हें कहा जाता था, ऐसी बातें कहानी के आरे आती है। खैर, ऐसी ही बातों ने किंग को इतना लोकप्रिय बनाया है और इस लोकप्रिय नाम को साधारण शैलीगत लेखन की बेरियों से मुक्त करने में मदद की है। वे उस्तादों के उस्ताद हैं। 29 डैनियल मेंडेलसोहन ने बैग ऑफ बोन्स की समीक्षा करते हुए लिखा कि
स्टीफन किंग को अमेरिका के असाधारण आतंक के उस्ताद के रूप में इतने व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आप भूल सकते हैं कि उनकी असली प्रतिभा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। यह किताब पुनर्जीवन के बारे में है, निश्चित रूप से भूतों के बारे में, लेकिन माइक के बारे में भी, एक लंबे शोक के बाद प्यार और काम को फिर से अपनाने की उसकी इच्छा के बारे में, जिसे किंग ने छोटे लेकिन मार्मिक विवरणों के साथ चित्रित किया है, जो आमतौर पर ब्लॉकबस्टर हॉरर उपन्यासों को अलग नहीं करते हैं। 135 कई आलोचकों का तर्क है कि किंग एक लेखक के रूप में परिपक्व हो गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हॉरर उपन्यासों द मॉडर्न वियर टेल 2001 के अपने विश्लेषण में एसटी जोशी ने किंग के काम पर एक अध्याय समर्पित किया है। जोशी का तर्क है कि किंग की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं उनकी सबसे खराब रचनाएं हैं और उन्हें ज्यादातर अतिरंजित, अतार्किक, भावुक और ईश्वर द्वारा रचित अंत की ओर प्रवृत्त बताया है। इन आलोचनाओं के बावजूद जोशी का तर्क है कि गेराल्ड्स गेम 1992 के बाद से किंग अपनी लेखन संबंधी कमियों को कम कर रहे हैं और ऐसी किताबें लिख रहे हैं जो अधिक संक्षिप्त, अधिक विश्वसनीय और आम तौर पर बेहतर लिखी गई है। 136 2003 में किंग को नेशनल बुक अवार्ड्स द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेडल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर से सम्मानित किया गया। साहित्यिक समुदाय के कुछ लोगों ने इस पुरस्कार पर अपनी असहमति जताई। साइमन एंड शूस्टर के पूर्व सीईओ रिचर्ड ई स्नाइडर ने किंग के काम को गैर-साहित्यिक बताया और आलोचक हेरोल्ड ब्लूम ने इस फैसले की निंदा की। स्टीफन किंग को विशिष्ट योगदान के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन का वार्षिक पुरस्कार देने का फैसला असाधारण है, हमारे सांस्कृतिक जीवन को कमजोर करने की चौंकाने वाली प्रक्रिया में एक और निचला स्तर। मैंने पहले किंग को एक बेहद घटिया लेखक के रूप में वर्णित किया है, लेकिन शायद वह भी बहुत दयालु होगा। वह एडगर एलन पो के साथ कुछ भी साझा नहीं करते हैं। वह वाक्य दर वाक्य, पैराग्राफ दर पैराग्राफ, पुस्तक दर पुस्तक के आधार पर एक बेहद अपर्याप्त लेखक है। 137 किंग ने अपने स्वीकृति भाषण में विवाद को स्वीकार किया। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे यह पदक देने के बारे में जोश से बात की है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि यह एक असाधारण रूप से बुरा विचार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुलकर बात की है, जो सोचते हैं कि यह एक असाधारण रूप से अच्छा विचार है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप कहाँ खड़े हैं, और आप में से अधिकांश जो आज रात यहाँ है, मेरे पक्ष में है। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मायने में यह मायने नहीं रखता कि आप किस पक्ष में थे। जो लोग बोलते हैं, वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे पुस्तक के प्रति, शब्द के प्रति, पृष्ठ के प्रति भावुक है, और इस मायने में हम सभी भाई बहन हैं। अपना हाथ बंटाए। 6 शर्ली हजार्ड, जिनके उपन्यास द ग्रेट फायर ने उस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता था, ने किंग की आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें कभी नहीं पढ़ा। 138 रोजर एबर्ट ने लिखा है कि जब उन्हें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कारों में सम्मानित किया गया तो बहुत से लोग नाराज हो गए, मानो एक लोकप्रिय लेखक को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह जानने के बाद कि उनकी किताब ऑन राइटिंग में स्ट्रंक और व्हाइट की द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल के बाद से किसी भी किताब की तुलना में इस कला के बारे में कहने के लिए ज्यादा उपयोगी और चौकस बातें हैं, मैं अपने घमंड से उबर गया हूं। आखिरकार, किंग द शॉशैंक रिडेम्पशन, द ग्रीन माइल, द डेड जोन, मिस्री, एप्ट प्यूपिल, क्रिस्टीन, हार्ट्स इन अटलांटिस, स्टैंड बाय मी और कैरी जैसी फिल्मों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। और हमें सिल्वर बुलेट के लिए कृतघ्न नहीं होना चाहिए, जिसे मैंने 3 स्टार दिए थे, क्योंकि यह स्टीफन किंग की कहानी पर बनी सबसे घटिया फिल्म थी या सबसे मजेदार, और आप जानते हैं कि मैं किस पक्ष में हूं। 139 अन्य लेखकों द्वारा मूल्यांकन। सिंथिया ओजिक ने कहा कि किंग के साथ एक वाचन करते हुए, जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे एहसास हुआ कि सभी बेस्टसेलर और सभी रूढ़िवादिताओं की परवाह न करे, यह आदमी एक
लेखक जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कहा है। 122 अन्य प्रभावों में रे ब्रैडबरी, 123 जोसेफ पायने ब्रेनन, 124 जेम्स एम कैन, 125 जैक फिन्नी, 126 ग्राहम ग्रीन, 15 एलमोर लियोनार्ड, 127 जॉन डी मैकडोनाल्ड, 128 डॉन रॉबर्टसन, 129 और थॉमस विलियम्स शामिल है। 130 वह अक्सर क्लासिक हॉरर कहानियों को आधुनिक संदर्भ में फिर से सुनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वह याद करते हैं कि सेलम स्लॉट लिखते समय मैंने तय किया कि मैं इस किताब को आंशिक रूप से साहित्यिक श्रद्धांजलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूं, जैसा कि पीटर स्ट्रॉब ने घोस्ट स्टोरी में किया था। हेनरी जेम्स, एम.आर. जेम्स और नाथनियल हॉथोर्न जैसे क्लासिक भूत कहानी लेखकों की परंपरा में काम करते हुए, इसलिए मेरे उपन्यास में ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला से एक जानबूझकर समानता है, और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि मैं एक दिलचस्प, कम से कम मेरे लिए, साहित्यिक रैकेटबॉल का खेल खेल रहा हूं। सेलम स्लॉट खुद गेंद थी और ड्रैकुला वह दीवार थी जिस पर मैं उसे मारता रहा, यह देखने के लिए कि वह कैसे और कहाँ उछल सकती है, ताकि मैं उसे फिर से मार सकूं। वास्तव में उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प उछाल लिए, और मैं इसका श्रेय मुख्यतः इस तथ्य को देता हूं कि जबकि मेरी गेंद 20वीं शताब्दी में मौजूद थी, दीवार 19वीं शताब्दी की देन थी। 131 इसी तरह किंग का रिवाइवल मैरी शेली के फ्रैंकस्टीन पर एक आधुनिक रिफ है। 132 किंग ने इसे मेरा घर बनाने वाले लोगों को समर्पित किया। शेली, स्टोकर, H.P. लवक्राफ्ट, क्लार्क एश्टन स्मिथ, डोनाल्ड वांड्रेई, फ्रिट्ज लीबर, ऑगस्ट डेरलेथ, शर्ली जैक्सन, रॉबर्ट ब्लोच, स्ट्रॉब और आर्थर माचेन, जिनके लघु उपन्यास द ग्रेट गॉर पेन ने मुझे जीवन भर परेशान किया है। 133 उन्होंने द गोल्डन आर्गोसी की सराहना की, जो कैथर, हेमिंग्वे, फॉल्कनर, फिट्जगेराल्ड और अन्य की लघु कहानियों का एक संग्रह है। मुझे द गोल्डन आर्गोसी पहली बार लिस्बन फॉल्स, मेन के एक सस्ते खलिहान में मिली थी, जिसका नाम जॉली व्हाइट एलिफेंट था, जहां यह $2.25 में उपलब्ध थी। उस समय मेरे पास केवल $4 थे, और उसमें से आधे से ज्यादा एक किताब पर, यहां तक कि एक हार्डकवर पर भी, खर्च करना एक कठिन फैसला था। मुझे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। द गोल्डन आर्गोसी ने मुझे अच्छे लेखन के बारे में उन सभी लेखन कक्षाओं से ज्यादा सिखाया जो मैंने कभी ली है। यह मेरे द्वारा खर्च किए गए सबसे अच्छे $2.25 थे। जब द न्यू यॉर्कर के लिए एक साक्षात्कार के दौरान मैंने साक्षात्कारकर्ता मार्क सिंगर से कहा कि मेरा मानना है कि कहानियां पाई जाने वाली चीजें हैं, जैसे जमीन में जीवाश्म, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने जवाब दिया कि यह ठीक है, जब तक उन्हें विश्वास है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, और मैं करता हूं। कहानियां स्मारिका टी-शर्ट या गेमबॉय नहीं है। कहानियां अवशेष है, एक अनदेखे पूर्व मौजूदा दुनिया का हिस्सा। लेखक का काम अपने टूलबॉक्स में उपकरणों का उपयोग करके जितना संभव हो सके उतना अधिक जमीन से बाहर निकालना है। कभी कभी आपके द्वारा खोजा गया जीवाश्म छोटा होता है, एक सीप। कभी कभी यह बहुत बड़ा होता है, उन सभी विशाल पसलियों और मुस्कुराते हुए दांतों वाला एक टायरानोसॉरस रेक्स। किसी भी तरह से, लघु कहानी या 1000 पृष्ठों का उपन्यास, उत्खनन की तकनीक मूल रूप से समान रहती है। 113 किंग अक्सर क्या होगा अगर परिदृश्य से शुरू करते हैं, यह पूछते हुए कि क्या होगा यदि एक शराबी लेखक अपने परिवार के साथ एक प्रेतवाधित होटल, द शाइनिंग में फंस गया हो, या क्या कोई भविष्य की घटनाओं का परिणाम देख सकता है, द डेड जोन, या क्या कोई इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए समय में यात्रा कर सकता है। 11-22-63 114 वह लिखते हैं कि स्थिति पहले आती है। पात्र हमेशा सपाट और बिना किसी विशेषता के शुरू से ही अगले आते हैं। एक बार जब ये चीजें मेरे दिमाग में तय हो जाती है, तो मैं वर्णन करना शुरू कर देता हूँ। मुझे अक्सर इस बात का अंदाजा होता है कि परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन मैंने कभी भी पात्रों के एक समूह की मांग नहीं की
कि वे मेरे तरीके से काम करें। इसके विपरीत, मैं चाहता हूं कि वे चीजें अपने तरीके से करें। कुछ उदाहरणों में, परिणाम वही है जो मैंने कल्पना की थी। हालांकि, ज्यादातर में, यह कुछ ऐसा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। 115 जॉयस कैरोल ओट्स ने किंग को एक कहानीकार और चौंकाने वाली छवियों और रूपकों का आविष्कारक दोनों कहा, जो स्मृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। 9 किंग की कल्पना का एक उदाहरण द बॉडी में देखा जाता है, जब कथावाचक एक बचपन के क्लब हाउस को टिन की छत और जंग लगे स्क्रीन दरवाजे के साथ याद करते हैं। चाहे आप दिन के किसी भी समय उस स्क्रीन दरवाजे से बाहर देखें, यह सूर्यास्त जैसा दिखता था। जब बारिश होती थी, तो क्लब के अंदर होना जमैका के स्टील ड्रम के अंदर होने जैसा था। 116 किंग लिखते हैं कि उपमा और अन्य अलंकारिक भाषा का उपयोग कथा साहित्य के प्रमुख आनंदों में से एक है। इसे पढ़ना और लिखना भी दो प्रतीत होता है, असंबंधित वस्तुओं की तुलना करके। एक रेस्तरां बार और एक गुफा, एक दर्पण और एक मृगतृष्णा। 117 विषय वस्तु। जब उनसे पूछा गया कि क्या डर उनका मुख्य विषय था, तो किंग ने कहा, हर जीवन में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आपको किसी ऐसी चीज से निपटना पड़ता है जो आपके लिए समझ से बाहर होती है, चाहे वह डॉक्टर का यह कहना हो कि आपको कैंसर है या कोई शरारत भरा फोन कॉल। इसलिए चाहे आप भूतों या पिशाचों या नाजी युद्ध अपराधियों के बारे में बात करें जो पड़ोस में रहते हैं, हम अभी भी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सामान्य जीवन में असाधारण का घुसपैठ है, और हम इससे कैसे निपटते हैं। यह हमारे चरित्र और दूसरों के साथ हमारे संबंधों और हम जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में जो दिखाता है, वह मुझे राक्षसों और पिशाचों और भूतों और प्रेतों से कहीं अधिक दिलचस्प लगता है। 15 जॉयस कैरोल ओट्स ने कहा कि स्टीफन किंग का विशिष्ट विषय छोटे शहर का अमेरिकी जीवन है, जो अक्सर काल्पनिक डेयरी मेन में स्थापित होता है। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, उम्र, परिस्थिति और तात्कालिकता से बंधे बच्चों के जीवन की कहानियां, जहां माता-पिता बेखबर या असहाय साबित होते हैं। मानव हृदय स्वयं के साथ संघर्ष करता है, द्वेषपूर्ण दूसरे की आड़ में। गॉथिक कल्पना वास्तविक जीवन के उतार चढ़ाव को बहा-चढ़ाकर पेश करती है, ताकि इसे अधिक तीक्ष्ण और स्पष्ट फोकस में लाया जा सके। 9 किंग की द बॉडी वयस्कता के बारे में है, एक ऐसा विषय जिस पर उन्होंने कई बार चर्चा की है, उदाहरण के लिए जॉयलैंड में। 118 किंग अक्सर लेखकों को पात्रों के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे सेलम स्लॉट में बेन मियर्स, द शाइनिंग में जैक टॉरेंस, इट में वयस्क बिल डेनब्रो और बैग ऑफ बोन्स में माइक नूनन। उन्होंने द डार्क टॉवर के 3 उपन्यासों में खुद को एक पात्र के रूप में शामिल करके इसे चौथी दीवार तोड़ने तक बढ़ाया है। अन्य बातों के अलावा, यह किंग को लेखकत्व के विषयों का पता लगाने की अनुमति देता है। जॉर्ज स्टेड लिखते हैं कि मिस्री लोकप्रिय लेखक के अपने दर्शकों के संबंध का एक डरावना रूप है, जो उसे कैदी बना लेता है और मौत के दर्द पर उसे लिखने के लिए निर्देशित करता है, जबकि द डार्क हाफ लोकप्रिय लेखक के अपने रचनात्मक प्रतिभा, उसके भीतर के पिशाच, उसके उस हिस्से के संबंध का एक डरावना रूप है। नेशनल बुक अवार्ड्स में किंग का परिचय देते हुए वाल्टर मोस्ले ने कहा, स्टीफन किंग ने एक बार कहा था कि रोजमर्रा की जिंदगी ही वह फ्रेम है जो तस्वीर बनाती है। मेरी समझ से उनकी प्रतिबद्धता एस्पिरिन खरीदने और कैंसर से जूझने वाले रोजमर्रा के पुरुष और महिला के जीवन का जश्न मनाने और उन्हें सशक्त बनाने की है। वह हमारे रोजमर्रा के जीवन को लेकर उसे एक वीरतापूर्ण रूप देते हैं। वह हमारी दुनिया को लेते हैं, हमारे अविश्वास को मान्य करते हैं और फिर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इस दलदल से ऊपर उठने का एक मौका है। वह हमें बताते हैं कि अगर हम अपने संघर्षों में असफल भी हो जाते हैं, तब भी हम मानवता के अस्तित्व के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करने के योग्य है। 6 अमेरिकी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए पदक स्वीकार करते हुए किंग ने कहा, मैकटीक के लेखक फ्रैंक नॉरिस ने कुछ इस तरह कहा था, मुझे क्या परवाह करनी चाहिए अगर वे, यानी आलोचक,
मुझे उपहास और हंसी के लिए अलग करते हैं। मैंने कभी झुककर नहीं कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने सच कहा। और मेरे लिए हमेशा यही मूल बात रही है। कहानी और उसमें शामिल लोग भले ही काल्पनिक हों, लेकिन मुझे खुद से बार बार पूछना होगा कि क्या मैंने इस बारे में सच कहा है, कि असली लोग ऐसी ही स्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे। हम समझते हैं कि कल्पना शुरू से ही एक झूठ है। झूठ के अंदर छिपे सच को नजरअंदाज करना सामान्य तौर पर कला के खिलाफ और खास तौर पर अपने काम के खिलाफ पाप करना है। 6. को प्रभावित। ऑन राइटिंग में किंग कहते हैं, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 2 काम करने होंगे, खूब पढ़े और खूब लिखे। 120 वे अच्छे वर्णन के महत्व पर जोर देते हैं, जो स्पष्ट दृष्टि से शुरू होता है और स्पष्ट लेखन पर समाप्त होता है। ऐसा लेखन जिसमें ताज़ा छवियों और सरल शब्दावली का इस्तेमाल होता है। मैंने इस संबंध में चांडलर, हेमेट और रॉस मैकडोनाल्ड को पढ़कर अपने सबक सीखना शुरू किया। टी.एस. एलियट, समुद्र तल पर रेंगते हुए वे फटे हुए पंजे, वे कॉफी के चम्मच, और विलियम कार्लोस विलियम्स, सफ़ेद मुर्गियाँ, लाल ठेला, बर्फ के डिब्बे में रखे बेर, कितने मीठे और कितने ठंडे, को पढ़कर मैंने संक्षिप्त वर्णनात्मक भाषा की शक्ति के लिए शायद और भी ज्यादा सम्मान हासिल किया। 121 किंग ने रिचर्ड मैथेसन को वह 30 अप्रैल 2012 को किंग ने द डेली बीस्ट में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने खुद सहित अमीर अमेरिकियों से अधिक करों का भुगतान करने का आह्वान किया। इसे एक व्यावहारिक आवश्यकता और नैतिक अनिवार्यता के रूप में उद्धृत किया कि जिन लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है उन्हें उसी अनुपात में भुगतान करने के लिए बाध्य होना चाहिए। 158 किंग ने पेंगुइन रैंडम हाउस और साइमन एंड शूस्टर बिग 5 पुस्तक प्रकाशकों में से 2 के $2.2 बिलियन के विलय को रोकने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लाए गए अगस्त 2022 के मामले में गवाही दी। 159 न्यूयॉर्क टाइम्स ने किंग की हाई प्रोफाइल गवाही का श्रेय दिया, जो उनके अपने प्रकाशक के खिलाफ थी, जिसने पीठासीन न्यायाधीश फ्लोरेंस वाई पेन को अंतः विलय को रोकने के लिए राजी करने में मदद की। 160 अप्रैल 2008 में किंग ने HB 1423 के खिलाफ आवाज उठाई, जो मैसाचुसेट्स राज्य विधायिका में लंबित एक विधेयक था जो 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को हिंसक वीडियो गेम की बिक्री को प्रतिबंधित करेगा। किंग ने तर्क दिया कि ऐसे कानून विधायकों को अमीर और गरीब के बीच आर्थिक विभाजन और बंदूकों की आसान उपलब्धता को नजरअंदाज करने की अनुमति देते हैं, जो उनके अनुसार हिंसा के वास्तविक कारण थे। 161 2013 में किंग ने गन्स शीर्षक से एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की शूटिंग के मद्देनजर बंदूक बहस पर चर्चा की गई। किंग ने बंदूक मालिकों से स्वचालित और अर्धस्वचालित हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन करने का आह्वान किया। 162 163 जून 2018 में किंग ने यूक्रेनी फिल्म निर्माता ओलेग सेंटसोव की रिहाई का आह्वान किया, जिन्हें रूस की जेल में डाल दिया गया था। 164 जुलाई 2022 में स्टीफन किंग रूसी प्रैंकस्टर्स वोवन और लेक्सस के साथ एक वीडियो कॉल में दिखाई दिए, जिन्होंने वोलोडिमिर जेलेंस्की की भूमिका निभाई थी। कॉल में स्टीफन किंग ने कहा, आप हमेशा लोगों को नीचे खींचने के लिए उनके बारे में चीजें पा सकते हैं। वाशिंगटन और जेफरसन गुलाम मालिक थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कई अच्छे काम नहीं किए। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनमें खामियां होती है। हम इंसान हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बंदेरा एक महान व्यक्ति है और आप एक महान व्यक्ति है, और विवा यूक्रेन। 165 हालांकि बाद में किंग को एहसास हुआ कि उनके साथ प्रैंक किया गया था और उन्होंने ट्विटर पर माफी मांगी, यह देखते हुए कि वह अकेले शिकार नहीं थे और इन लोगों के लिए गिरने वाले अन्य पीड़ितों में जेके राउलिंग, प्रिंस हैरी और जस्टिन ट्रूडो शामिल है। 166 नवंबर 2023 में किंग ने एक्स पर लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों से इजराइल को सहायता और हथियार प्रदान कर रहा है। 167
रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के 2 दिन बाद किंग ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने समलैंगिकों को पत्थर मारकर मार डालने की वकालत की थी। बस यही कह रहा हूं। इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद किंग ने बाद में एक ट्वीट में माफी मांगी। 168 मेन की राजनीति। किंग ने 2014 के अमेरिकी सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन सुसान कोलिंस की सीट के लिए शेना बेलोज का समर्थन किया था। 169 किंग ने मेन के गवर्नर के रूप में लेपेज के कार्यकाल के दौरान पॉल लेपेज की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, उन्हें द थ्री स्टूज में से एक के रूप में संदर्भित किया था। तत्कालीन फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट और तत्कालीन विस्कॉन्सिन के गवर्नर स्कॉट वॉकर अन्य 2 थे। 170 उन्होंने 2015 के एक रेडियो संबोधन में गलत सुझाव देने के लिए लेपेज की आलोचना की थी कि किंग साल के कुछ समय के लिए राज्य से बाहर रहकर मेन आयकर का भुगतान करने से बचते हैं। बाद में राज्यपाल के कार्यालय द्वारा बयान को सही कर दिया गया, लेकिन कोई माफी जारी नहीं की गई। किंग ने कहा कि लेपेज घास को हराभरा बनाने वाली चीजों से भरे हुए है। 171 172 लेपेज ने किंग से माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि स्टीफन किंग आयकर नहीं देते। मैंने जो कहा था वह यह था कि स्टीफन किंग अभी मेन में नहीं है। मैंने यही कहा था। 173 लेपेज की आलोचना से उपजे ध्यान ने किंग को 2018 में मेन के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को जन्म दिया। 174 किंग ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और नहीं सेवा देंगे। 175 किंग ने 30 जून 2015 को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लेपेज को उस राज्य के लिए एक भयानक शर्मिंदगी बताया जिसमें मैं रहता हूं और प्यार करता हूं। अगर वह शासन नहीं करेंगे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह लेपेज से इस्तीफा देने के लिए नहीं, बल्कि काम पर जाने या घर वापस जाने के लिए कह रहे थे। 176 27 अगस्त 2016 को किंग ने लेपेज को एक कट्टर, समलैंगिकता विरोधी और नस्लवादी कहा। 177 परोपकार। किंग नेशनल पोएट्री फाउंडेशन को सब्सिडी देते हैं, जिसका निर्देशन उनके प्रोफेसर और संरक्षक बर्टन हैटलेन ने किया था, और उन्होंने एक अन्य प्रोफेसर एडवर्ड होम्स के नाम पर छात्रवृत्तियां प्रदान की है। मार्क सिंगर ने बेंगोर के किंग के परोपकार के सबसे स्मारकीय प्रमाण शॉन टी मैंसफील्ड बेसबॉल कॉम्प्लेक्स का भी उल्लेख किया है, जिसे 6 साल पहले लिटिल लीग के कोच और किंग के दोस्त के बेटे की याद में समर्पित किया गया था, जिनकी 14 साल की उम्र में सेरेब्रल पाल्सी से मृत्यु हो गई थी। 23 किंग ने कहा है कि वह प्रति वर्ष लगभग $4 मिलियन का दान पुस्तकालयों, स्थानीय अग्निशमन विभागों को देते हैं, जिन्हें अद्यतन जीवन रक्षक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जॉज ऑफ लाइफ उपकरण हमेशा एक लोकप्रिय अनुरोध होते हैं, स्कूलों और कला को वित्तपोषित करने वाले कुछ संगठनों को। 158 178 किंग और उनकी पत्नी की अध्यक्षता वाला स्टीफन और तबीथा किंग फाउंडेशन, द ग्रांट्समैनशिप सेंटर के अनुसार, प्रति वर्ष $2.8 मिलियन से अधिक अनुदान के साथ औसत वार्षिक दान के मामले में मेन चैरिटीज में 6ठे स्थान पर है। 179 2002 में किंग, पीटर स्ट्रॉब, जॉन ग्रिशम और पैट कॉनरॉय ने वेवरांसर बेनिफिट का आयोजन किया, जो अभिनेता और ऑडियोबुक रीडर फ्रैंक मुलर के लिए धन जुटाने के लिए एक सार्वजनिक वाचन था, जो मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए थे। 180 उनके वाचन को ऑडियोबुक के रूप में जारी किया गया था। 181 नवंबर 2011 में एसटी के फाउंडेशन ने सर्दियों के दौरान अपने गृहनगर बांगोर, मेन में जरूरतमंद परिवारों के हीटिंग बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से मिलान किए गए धन में $70,000 का दान दिया। 182 फरवरी 2021 में किंग्स फाउंडेशन ने लुइस्टन, मेन में फारवेल एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को 2 उपन्यास प्रकाशित करने में मदद करने के लिए $6,500 का दान दिया। व्यक्तिगत जीवन बेंगोर में किंग का घर। मेन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनसे मिलने के बाद
184 किंग ने 2 जनवरी 1971 को तबीथा स्प्रू से शादी की। 185 वह एक उपन्यासकार और परोपकारी भी है। वह उनके पूरे करियर में उनका समर्थन करती रही है, यहाँ तक कि कैरी की उनकी शुरुआती पांडुलिपि को कचरे से बचाया जब उन्हें खुद पर संदेह हुआ। किंग्स के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। नाओमी, जन्म 1 जून 1970, जो फ्लोरिडा के प्लांटेशन में यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट चर्च की मंत्री है, अपने साथी थांडेका के साथ। 187 किंग के दोनों बेटे भी पेशेवर लेखक हैं। ओवेन किंग, जन्म 21 फरवरी 1977, 184 ने 2005 में कहानियों का अपना पहला संग्रह वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, ए नोवेला एंड स्टोरीज प्रकाशित किया। जोसेफ हिलस्ट्रॉम किंग, जन्म 4 जून 1972, 184, जो हिल के रूप में लिखते हैं, ने 2005 में लघु कहानियों का अपना पहला संग्रह 20वीं सदी के भूत प्रकाशित किया। 188 नवंबर 2004 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर के दौरान किंग बोस्टन रेड सॉक्स की जर्सी पहने हुए। किंग बेसबॉल के लंबे समय से प्रशंसक है, खासकर बोस्टन रेड सॉक्स के। 1990 में किंग ने द न्यू यॉर्कर में ओवेन की लिटिल लीग टीम के बारे में एक निबंध प्रकाशित किया। 189 किंग और स्टीवर्ट ओनेन ने फेथफुल का सहलेखन किया, जो ऐतिहासिक 2004 बोस्टन रेड सॉक्स सीजन के बारे में उनके पत्राचार का एक वृत्तांत है, जिसका समापन सॉक्स द्वारा 2004 वर्ल्ड सीरीज जीतने के साथ हुआ। 190 यह खेल किंग के उपन्यासों द गर्ल हू लव्ड टॉम गॉर्डन 1999 और ब्लॉकेड बिली 2010 में शामिल है। संगीत, विशेष रूप से रॉक, किंग के अधिकांश कार्यों में भूमिका निभाता है। बीबीसी के कार्यक्रम डेजर्ट आइलैंड डिस्क में किंग की नंबर 1 पसंद बॉब डिलन की डेसोलेशन रो थी। 191 एक अन्य बीबीसी कार्यक्रम पेपरबैक राइटर्स में उन्होंने नए चयन किए, उनमें AC/DC का स्टिफ अपर लिप, डैनी एंड द जूनियर्स का एट द हॉप और क्रीडेंस क्लियरवाटर रिवाइवल का इट केम आउट ऑफ द स्काई शामिल है। 192 उन्होंने रॉक बॉटम रिमाइंडर्स के लिए गिटार बजाया, जो एक चैरिटी सुपरग्रुप था जिसके सदस्यों में एमी टेन, बारबरा किंगसोल्वर, डेव बेरी, स्कॉट टूरो, जेम्स मैकब्राइड, मिच एल्बोम, रॉय ब्लाउंट जूनियर, मैट ग्रोइंग, ग्रेग इल्स, कैथी कामेन गोल्डमार्क और अन्य लेखक शामिल थे। 193 किंग और उनके बैंड के साथियों ने मिडलाइफ कॉन्फिडेंशियल, द रॉक बॉटम रिमाइंडर्स टूर अमेरिका विद 3 कॉर्ड्स एंड एन एटीट्यूड 1994 और ई-बुक हार्ड लिसनिंग, द ग्रेटेस्ट रॉक बैंड एवर ऑफ ऑथर्स टेल्स ऑल 2013 का सहलेखन किया। 194 संगीत के बारे में किंग की पसंदीदा किताबें ग्रील मार्कस की मिस्ट्री ट्रेन और लिपस्टिक ट्रेसेस और क्रिस विलमैन की रेडनेक्स एंड ब्लूनेक्स है। 18 किंग और उनकी पत्नी जोन कॉरपोरेशन के मालिक है, जो एक रेडियो स्टेशन समूह है जिसकी स्थापना 1983 में बांगोर में वैक्स का अधिग्रहण करने के लिए की गई थी, जिसका नाम बदलकर WZON कर दिया गया था। 195 196 ब्रेवर में 2 अतिरिक्त स्टेशन WKIT-FM और WNSW 1995 में जोड़े गए। 197 WNSW को जल्दी बंद कर दिया गया। 198 डोवर फॉक्सक्रॉफ्ट में एक तीसरा स्टेशन WDME-FM, जिसे बाद में WZLO नाम दिया गया, 2001 में अधिग्रहित किया गया था। 199 दिसंबर 2024 में किंग ने घोषणा की कि स्टेशन साल के अंत में बंद हो जाएंगे। उन्होंने बंद होने के कारणों के रूप में अपनी बढ़ती उम्र और स्टेशनों से होने वाले वित्तीय नुकसान का हवाला दिया। 200 किंग एक उत्साही पाठक बने हुए हैं। जे पेडर जेन की द टॉप 10 ऑथर्स पिक देयर फेवरेट बुक्स में किंग ने द गोल्डन आर्गोसी, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, द सैटेनिक वर्सेज, मैकटीग, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ब्लीक हाउस 1984, द राज क्वार्टेट, लाइट इन अगस्त और ब्लड मेरिडियन को चुना। 2022 में उन्होंने 10 पसंदीदा पुस्तकों की एक और सूची प्रदान की, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज,
1984 और ब्लड मेरिडियन बने रहे, और उन्होंने शिप ऑफ फूल्स, द ऑर्फन मास्टर सन, इनविजिबल मैन, वाटरशिप डाउन, द हेयर ऑफ हेरोल्ड रूक्स, अमेरिकन पेस्टोरल और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को जोड़ा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि एंथनी पॉवेल के उपन्यास शायद यहाँ होने चाहिए, विशेष रूप से उत्कृष्ट शीर्षक वाले कैसानोवास चाइनीज रेस्टोरेंट और बुक्स डू फर्निश अ रूम, और पॉल स्कॉट का राज क्वार्टेट, और पेट्रिसिया हाईस्मिथ के कम से कम 6 उपन्यास, और पैट्रिक ओब्रायन के बारे में क्या। देखिए यह करना कितना मुश्किल है। 202। जब उनसे उनकी पढ़ने की आदतों के बारे में पूछा गया तो किंग ने जवाब दिया, मैं एक तरह से सर्वाहारी हूँ, जॉन सैंडरफोर्ड से लेकर D.H. लॉरेंस और कॉर्मैक मैकार्थी तक, जो भी किताबें मैं पढ़ता हूँ उन सब का मैं दीवाना हूँ। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अलमारियों में कौन सी किताबें देखकर हमें हैरानी होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद कविता। मुझे एनी सेक्सटन, रिचर्ड विल्बर, W.B. येट्स बहुत पसंद है। मैं बार बार स्टीफन डोबिन्स की कथात्मक कविताओं की ओर लौटता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा उपन्यास बार बार पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने थॉमस विलियम्स के द हेयर ऑफ हेरोल्ड रूक्स का नाम लिया। जब उनसे पूछा गया कि उनका पसंदीदा उपन्यासकार कौन है, तो उन्होंने कहा, संभवतः डॉन रॉबर्टसन, पैराडाइज फॉल्स, द आइडियल, जेन्युइन मैन और शानदार शीर्षक वाली मिस मार्गरेट रिडपथ एंड द। बात कर ले इसकी एपिसोडों की, तो 8 एपिसोड हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एपिसोड हमें 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, और उसके बाद 2 तारीख को अगले महीने की ये हमें देखने को मिलेगा। ऐसे कर कर सारे एपिसोड हमें वीकली वाइज देखने को मिलेंगे, और आखिरी 8वां जो एपिसोड है वो 14 दिसंबर 2025 को हमें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप से इसे वीकली वाइज कर कर एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। बाकी आपको इसका कितना इंतज़ार था कमेंट कर कर जरूर से बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।